टेक्नोलॉजी ये देखा जाए तो आपका पेपर सोल्यूशन 2024 का है। और इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम यदि देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी करा दिया गया है। ये पोर्शन आपका हिंदी मीडियम ऐसे इसी तरह से आपको नोट प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ देखना है, पूरा फुल सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन बता के हटा दिया जाएगा, नहीं, हर एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन आपको एकदम ईजी से ईजी तरीके से दे दी जाएगी। अब ये पेपर कब हुआ था? 25 जून 2024, मतलब ये 2024 का जो पेपर हुआ था जून के लास्ट में हुआ था। बट इस बार देखा जाए तो जून के स्टार्टिंग में ही क्या होगा, पेपर को रखा गया है। ठीक, अब आपको बता देना चाहते हैं अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो कम से कम 2 साल का, कम से कम 2 साल का पेपर सोल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। और हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, सुपर 25 क्वेश्चन, इतना 2-3 चीज़ हर एक सब्जेक्ट का आप याद कर लीजिए, आप चुटकियों में ऐसे एग्जाम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चुटकियों में क्लियर करने का मतलब सब घुमा दे रहे हैं। ठीक, ये तुम्हारे पास, प्लीज़ इस सबको अच्छे तरीके से आपको एकदम मस्त तरीके से मेंशन कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है कैसे होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ध्यान से अब सुनिएगा। देखिए क्या दे रखे हैं, अब इसका यदि नोट चाहिए तो हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक में रखा गया है नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करेंगे, कुछ धनराशियाँ दे के आपका इसका PDF मंगा सकते हैं। ठीक, यानी बायोकेमिस्ट्री यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी पेपर्स, यानी कि बात की जाए पेपर कोड की बात की जाए 2608 पेपर सोल्यूशन है। ठीक है, अब तुम्हारे पास मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर का है। और ये कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का मेरे बाबू? 3 घंटे। ये क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने पार्ट ए का हम देखते हैं। पार्ट ए में क्या दे रखा है, एनी 6 क्वेश्चन, मतलब कोई 10 क्वेश्चन में से कोई 6 क्वेश्चन आपको डिटेल में करना रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या देखा, राइट ए ब्रीफ नोट स्कोप ऑफ द, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, मतलब सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा थोड़ा सा, और क्या किस लेवल पे होता है। उसके बाद स्कोप ऑफ फार्मो को, ठीक है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने पहले आप समझते हैं बायोकेमिस्ट्री गुरुदेव क्या होती है। देखिए बायोकेमिस्ट्री 2 शब्दों से मिलकर बनती है। बायो मतलब किसी जीव का पूरा जीवन, और उसको केमिस्ट्री लेवल पे स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जैसे कोई तुम जीव लिए, जीव मतलब लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए। उसको तुम क्या करोगे, एकदम उसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है, उसमें मॉलिक्यूल कौन सा, ये सब कुछ की अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री बोली जाती है। तो क्या लिख रखा है इंट्रोडक्शन में, बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत कॉल्स न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक 1903 में किया था। कौन किए थे? कॉल्स न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक 1903 में किए थे। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों के भीतर होने वाली केमिकल रिएक्शन, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के अंदर कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तथा मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूल की स्टडी कैसे करेंगे, जैसे हर एक कोशिका, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब किससे बने, तुम्हारे पास कोशिका से बने हुए हैं। यस सर, कोशिका से बने हुए, तो उस कोशिका के अंदर कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, उन्हीं सब की स्टडी क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, बायोकेमिस्ट्री एक बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री का संयोजन है। आप स्टार्टिंग में ही बताए हैं बायोलॉजी देखिए 2 चीज़ से मिलकर बनी हुई है। पहला फर्स्ट इज अ बायो, सेकेंड इज अ, ठीक है। अब सेकेंड तुम्हारे पास क्या बना हुआ है, ठीक है, देखा जाए तो केमिस्ट्री, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जब हम इस लेवल पे करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे जाके करते हैं। क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे जाके करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। तो इसमें देखिए बायो को यदि तोड़ा जाए, बायो प्लस में केमिस्ट्री, ठीक है। अब तुम्हारे पास यानी तुम्हारे पास हो जाएगा बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ लाइन को स्टडी करोगे, और केमिस्ट्री मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, तो दोनों के संयोग से बना हुआ ये बायोकेमिस्ट्री है। यह सेलुलर में होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस, जैसे तुम्हारे पास हमारे सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर जो छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड होती है, बेसिक जानकारी कौन प्राप्त कराता है, आपका बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो ये आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा बायोकेमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद तुम्हारे पास सेल इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लेते हैं हम एक सेल लेते हैं, क्या लेते हैं गुरुदेव, एक सेल लेते हैं, सेल के भीतर जाके हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है।
ठीक, और किस लेवल पे हो रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे इसी में अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब कैसे हो रहा ध्यान से सुनिए। अब बताइए सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती, मतलब हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्म और सूचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तुम्हारे पास सेल ही होती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि देखा जाए तो हमारा शरीर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ था, जो यानी जो निर्जीव। अब कहेंगे सर निर्जीव, हम कहाँ निर्जीव हैं, हम जिससे बने हुए निर्जीव। जैसे एक्चुअल में हमारी हड्डी किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का। तो कैल्शियम देखा जाए तो एक तुम्हारा का मेटल है, ठीक है, मेटल है जो नॉन लिविंग की तरह है। यस सर। अभी हमारे सेल के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे प्रोटीन, प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड, वो भी नॉन लिविंग है। अब तुम सोचो नॉन लिविंग मिल के हमारे शरीर को पूरी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर यानी प्रोटीन, यानी सेल के अंदर देखा जाए तो प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए होता है, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। अब उस मॉलिक्यूल का नाम लिखिए और किससे एक्चुअल में बना हुआ, उसकी यूनिट हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन की बात करें, ठीक, प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। अब प्रोटीन एक्चुअल में देखा जाए किससे बना हुआ, तुम्हारे पास अमीनो एसिड से बना हुआ। क्या हो गया, अमीनो एसिड से बना हुआ है। अब नहीं समझ में आता तो उसको यूनिट लिख देना, यानी प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख देंगे, दूसरा पॉइंट में डीएनए का ले लीजिए बाबू। डीएनए देखा जाए तो क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ, ठीक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। ठीक, ये हो तुम्हारे पास। अब तुम सोचो न्यूक्लिक एसिड, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लेते हैं आरएनए को तोड़ा जाए, क्या देखा जाए, आरएनए को तोड़ा जाए तो तुम्हारे पास क्या बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बनती है। क्या बनती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बनती। अब तुम सोच सकते हो ये सब चीज़ें मिलके कितनी बड़ी ऑर्गेनिज्म को खड़ा कर देती हैं। अब यदि मान लेते तो लिपिड को तोड़ा जाए, किसको तोड़ा जाए बाबू, लिपिड, लिपिड को यदि तोड़ा जाए तो तुम्हारे पास क्या निकलेंगे, फैटी एसिड निकलेंगे। क्यों, क्योंकि फैटी एसिड से ही क्या होगा, लिपिड का फॉर्मेशन होता। और देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लिसरॉल, इन सबसे फैट लिपिड एसिड बनता है, लिपिड बनता है। अब मान लेते कोई पॉलीसेकेराइड कहे, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स कहे, पॉलीसेकेराइड्स कोई बोले यदि तो समझना तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या होगा, ग्लूकोज, क्योंकि बहुत सारे सेकेराइड जब इकट्ठा होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब समझ गए होंगे कि तो बायोमॉलिक्यूल की स्टडी क्यों करते हैं। पहले सेल को तोड़ें, सेल के अंदर प्रोटीन निकला, डीएनए निकला, आरएनए निकला, लिपिड निकला, पॉलीसेकेराइड निकला। अब इसको फर्दर तोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री लेवल पे हमें स्टडी करनी है। देखो फर्दर तोड़ा गया तब जाके अमीनो एसिड बना, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बना, आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड बना, और लिपिड के अंदर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बना, और पॉलीसेकेराइड के अंदर तुम्हारे क्या मिला, क्या मिलेगा बाबू, ठीक, टोटल ग्लूकोज बन चुका है। ठीक है, तो इतने तुम्हारे पास हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ से। अब क्या लिख रखा है, अब हम आते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, मतलब किस किस क्षेत्र में यदि आप स्टडी किए हैं तो किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले लिख देते हैं अच्छे तरीके से, स्कोप को लिख देते हैं। ठीक, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको कैसे लिखना, सबसे पहले यदि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो ड्रग्स की फार्मूलेशन कर सकते हैं, ड्रग्स की फार्मूलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग्स है तो उसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होगा, उसका अच्छे तरीके से आप फार्मूलेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे जीरोडाल एसपी है तो उसमें एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल तथा सरसेरियोपेप्टाइड। तो बताइए ड्रग्स की पूरा फार्मूला आप जान गए, उसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। ड्रग्स की हाफ लाइफ क्या कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। ड्रग्स की हाफ लाइफ क्या होती है, मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत जाती है तो बायोएबिलिटी के अंतर्गत 50% एक बार में कर देती है, ठीक है, अपने टाइम को। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कहने का मतलब सिंपल से समझिए, कोई भी दवा हमारे शरीर के जब अंदर जाती है तो आधा टूटने में जितना तुम्हारे पास क्या कर देगा टाइम लगता है, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पैरासीटामॉल 500 mg, तो उसका 250 टूटने में जो समय लगता है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं, जो हमारे दवाई पर बहुत निर्भर करता है। इसके अंतर्गत जा सकते हैं। नेक्स्ट में देखा जाए तो बायोकेमिकल टेस्टेड भी कर सकते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, बायोकेमिकल टेस्टेड मतलब क्या होती है, आप कोई भी चीज़, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल है उस सबको अध्ययन कर सकते हैं।
ड्रग्स को स्टोरेज करने की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि आपके पता कि यानी एक्चुअल में ड्रग्स किस फार्मूले से बनी और उस किस कंडीशन पे लंबे समय तक सूटेबल रहेगी, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, डे नाइट हाई सर। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में कैसे होता है, ड्रग्स मेटा, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा ड्रग्स मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसकी भी आपकी स्टडी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म समझते हो, हमारे शरीर के अंदर, ठीक, हम देखो मॉलिक्यूल लेवल पे सब कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में जो ब्लड है, ठीक है, अब वो कैसे एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर उससे मेटाबोलाइज हो रही है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, सब कुछ स्टडी आप क्या कर सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मतलब देखा जाए तो आप इस लेवल पे जाके भी स्टडी कर सकते हैं कोई दवा का बारे में। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो यानी एंजाइमो, ठीक, एंजाइमोलॉजी भी आप कर सकते हैं, मतलब स्टडी किसकी स्टडी कर सकते हैं, एंजाइम की। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो अपने, ठीक है, सेलुलर लेवल को एंजाइमेटिक लेवल पे अपना वर्क कराते हैं, इसके अंतर्गत जा सकते हैं। हार्मोन की आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हार्मोन की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, अब हार्मोन क्या होता है, एक बायोकेमिकल होता है, ठीक, जो किसी भी चीज़ को, मैसेज को या किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट या किसी चीज़ को, ठीक, अपना फंक्शन दिखाने के लिए कार्य करता है। ठीक, तो इतना हमारे पास था किसके बारे में, हमारे पास टोटल, ठीक, पहले क्वेश्चन को। यस परमा, गुड इवनिंग। क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पूरी तरह से इसको कवर अप कर लिया है। राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा धाकड़ा तरीके से जानते हैं, ठीक है, धाकड़ा तरीके से जानते हैं क्यों, कैसे, इस सब के बारे में। ठीक, अब इसको कैसे आप जानेंगे, देखिए इसको हम अब बता देना चाहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए, अब जितना आपको नॉलेज है सब बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे सेल के अंदर देखा जाए, ठीक है, पहले सेल में समझिए क्या होता है। देखिए एक्चुअल में हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास सेल है, ठीक, तो सेल के अंदर देखे होंगे ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो देखे होंगे एक्चुअल में यही माइटोकॉन्ड्रिया होती, धागे नुमा संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग तथा अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब एक नहीं कईयों वैज्ञानिक थे, किसी ने बायोप्लास्ट नाम दिया, कोई कुछ नाम दिया, ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ATP, ये क्या है भाई, एनर्जी दे रहे हैं क्या। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग तथा अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी, पहला पॉइंट। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, ठीक है, हाँ बहुत सटीक लिख दिए जी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण अंगक है। अंग मतलब क्या होगा, यदि कोशिका के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे घर में जैसे ऊर्जा देने के लिए आपके पापा हैं, ऊर्जा मतलब पैसा देने के लिए, उसी तरह सेल के अंदर देखा जाए तो ऊर्जा कौन देता है, एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। यह ऊर्जा प्रदान कार्य करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इस पे हम बेसिक चीज़ें लिखें और बहुत सारा डिटेल में आप लिख सकते हैं। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र होता है, हमारे तो कोशिका में कहेगा मुख्य केंद्र ऊर्जा का कौन होता है, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपके घर में एक पावर हाउस होगा, ठीक है, पावर हाउस होगा आपके एरिया में जो पूरी लाइट को मेंटेन करता होगा, बिजली को मेंटेन करता होगा, ठीक, तो उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब मान लेते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पहला लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी मेम्ब्रेन की से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो दोहरी मेम्ब्रेन से घिरी होती है। अब इसको स्ट्रक्चर प्लीज ध्यान से आप बनाइएगा, ठीक है। ये क्या करती है जी, ये आपके सामने हमने बहुत सटीक बना दिए हैं आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, क्या हो गई तुम्हारे पास, हम जो बेसिक लेवल है उसी को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। देखिए कहेंगे हम बुक से तो कईयों छाप सकते हैं, ठीक, बट उतना केवल आप बनाइए जिससे आपका माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर बना रहे, ठीक। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये एकदम से सीधी होती है, फ्लैट होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। ऑलरेडी बना के नहीं रखे हैं जिसे आपसे बनाने की कोशिश कर सकें, ठीक, आप भी कर सकें, हमारे साथ करते रहिएगा। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसे बीच बीच में फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में क्या हो जाती है बाबू, फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसे बीच बीच में तुम्हारे पास फोल्डिंग हो जाती है। ये जो फोल्डिंग होती है, ठीक है, ये तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, फोल्डिंग होती है,
ठीक है, इसी फोल्डिंग होती है। इसी फोल्डिंग को ही ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, जिससे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हमारे पास, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, लिक्विड वाला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक, इसके अंदर जो ये लिक्विड पाए जाते हैं, उस लिक्विड का नाम दिया जाता है हमारे पास मैट्रिक्स दिया जाता है। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होगा, बोलेंगे माइटोकांड्रिया के अंदर जेल नुमा संरचना, मतलब पानी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपके सामने हमने यहाँ से फिलअप कर दिया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, अब जो ये इनफोल्डिंग होती है, अब देखो याद रखना, क्रिस्टी किसे कहते हैं, ये जो फोल्डिंग हुई उसी को क्रिस्टी बोला जाता। अब क्रिस्टी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे माइटोकांड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन अपने आप को फोल्ड कर लेती है, अपने आप को क्या कर लेती है, फोल्ड कर देती है, जिसको नाम दिया जाता है क्रिस्टी नाम दिया जाता है। सृष्टि नहीं, क्रिस्टी बोला जाता। ठीक, ये हो गया। इसके अंदर तुम्हारे पास ऐसे ब्लैक ब्लैक आप दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखा दीजिए। अब इस ब्लैक ब्लैक को जो तुम्हारे पास होता है, यही एक्चुअल में आपके सामने राइबोसोम होता है। ठीक है, आपको ऊपर दिखाते हैं, यही आपके सामने क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसमें थ्रेड नुमा संरचना होती है। क्या होती है, ऐसे थ्रेड नुमा संरचना होती है। ठीक है, ऐसे थ्रेड नुमा संरचना होती है। ठीक है, ऐसे थ्रेड नुमा संरचना, जो थ्रेड नुमा संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए। और याद रखना, माइटोकांड्रिया के पास खुद की डीएनए होती है। क्या होती है, खुद की डीएनए होती है। ये हो गया। अब क्या लिख रखे, इस देखिए, ये जो क्रिस्टी मुड़ा हुआ पार्ट है, इस पे देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, एक्चुअल में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे कोष, यानी जो तुम्हारे पास क्रिस्टी होते हैं, कंटेन माइटोकांड्रियन डीएनए होते हैं। गजब भाई, राइबोसोम, एंजाइम, बहुत सारे चीज़ होते हैं हम, बट बेसिक चीज़ें जो हम उसी को यहाँ पर बना रहे हैं। तो ऐसे जो ये वाला तुम्हारे पास एक पे नहीं, सब पे ही पोर्शन पे होता है, सब जगह तुम्हारे पास ऐसे ही होता है। अब इसको जानते हो क्या बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है हम, जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम मतलब क्या हो जाएगा, F1 पार्टिकल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, F1 पार्टिकल दिया जाता है। ठीक, इतना तुम्हारे पास हो जाएंगे आपके बारे में बेसिक चीज़ें। क्या क्या चीज़ हमने देखी, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। हम क्या लिखेंगे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा, आउटर मेम्ब्रेन। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, क्रिस्टी बोला जाता है। उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड नुमा संरचना, जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। ऑक्सीसोम होता है। ठीक है, ऑक्सीसोम के अंदर ही एक्चुअल में देखा जाए तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिससे एनर्जी निकलती है, जिसे F1 पार्टिकल बोलते हैं। एक्चुअल में इसके जब बनाएंगे ना, ठीक है, तो ऐसे एक्चुअल में होता है। ठीक है, ऐसे एक्चुअल में एक होता है यहाँ पर। दूसरी बात, तुम्हारे पास क्या होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता, उसके साथ साथ तुम्हारे पास इसके पास खुद का डीएनए होता है। ETC कर देंगे, ये आपका प्यारा सा डायग्राम हो जाएगा। अब इतने चीज़ इसमें होते हैं स्ट्रक्चर में। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हम कार्य यहाँ इसलिए नहीं लिखें क्योंकि हमें डायग्राम अच्छे से बनाना है। अब कार्य क्या होता है इसका, एक्चुअल में वर्क क्या होता है कोशिका के अंदर, तो ऊर्जा उत्पादन करना। ऊर्जा उत्पादन किससे करता है, देखिए, ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है, याद रखना, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो ग्लूकोज हमारे शरीर के, ठीक है, शरीर के सेल के अंदर जाता है कोशिका। ग्लूकोज जब जाता है तो यहाँ पर कोशिका के अंदर जाता है, तो यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किसमें, पाइरूवेट में तोड़ा जाता। अब ये पाइरूवेट इस माइटोकांड्रिया में घुसती, तब जाके हमारे पास क्रेब्स साइकिल होती है, तो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP ऊर्जा निकलती है। कितना, 38 ATP, हाँ, ATP प्रोडक्शन करती है। ये तुम्हारे पास होता है। और ये सब जो प्रक्रिया, इतनी जो प्रक्रिया होती, किसके अंतर्गत होती है, माइटोकांड्रिया के अंतर्गत होती है। तो ग्लूकोज का ब्रेक करके ATP बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP को कोशिका की करेंसी कहा जाता है। ठीक है, रेगुलेट द, हाँ, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अभी नीचे लिखा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, यह प्रक्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन के माध्यम से होती है, जिसमें क्रेब्स साइकिल तथा ETS शामिल होता है, जो माइटोकांड्रिया के अंदर निकलता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट में मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, जैसे फैटी एसिड, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसे सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये किसके अंतर्गत होता है, माइटोकांड्रिया के अंदर। मृत लिखा, कोशिका मृत्यु को नियंत्रित करता है, जिसे हम एपोटोसिस बोला जाता है। कहने का मतलब
मतलब जैसे न्यूक्लियस बोल देगा कि इस कोशिका को मार दो, तो लाइसोसोम अटैक करके मार देगा, तो माइटोकांड्रिया क्या करेगा, जो भी एनर्जी रहेगा अगल बगल सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और उससे मृत्यु को नियंत्रित करेगा कि कब इसे मारना है। एपोटाइसिस कहलाती है उस प्रक्रिया को। कैल्शियम आयन को नियंत्रित कौन करता है, यही हमारे पास माइटोकांड्रिया करता है। सेल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, सेल के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, यानी क्रेब्स साइकिल देखा जाए तो एक तुम्हारे पास पायरुवेट एसिड, जब पायरुवेट एसिड जो होता है ना, वो जब टूटता है, ठीक है, वो जब टूटता है तो हमारे किसमें, क्रेब्स साइकिल माइटोकांड्रिया में इंटर करता है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। स्टेप होता है भाई इसमें, ग्लाइकोलाइसिस अलग होती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस आती है। ये जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है इसी को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और ये तुम्हारे पास माइटोकांड्रिया, इसका अलग अलग स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस देखा जाए तो कितने स्टेप में होता है, टोटल 10 स्टेप में। क्रेब्स साइकिल एक साइकिल नुमा संरचना होती है, वो भी खतरनाक टाइप में होती है, ईटीएस भी खतरनाक, तब जाके 38 एटीपी निकलता है। अब माइटोकांड्रिया की विशेषता गुरुदेव बता दीजिए। लिखा जाए तो माइटोकांड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होता है, ये अपने आप डीएनए होने के नाते, राइबोसोम होने के नाते अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है, मतलब अपने आप को संख्या विभाजित कर लेता है। तो लिखा है स्वयं विभाजन द्वारा अपनी संख्या क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। डू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, डू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। यह मुख्यतः यानी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, हमारे पास माइटोकांड्रिया करता है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने टोटल इसको कवर कर लिया सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक। बहुत बेसिक लेवल से जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, गजब भाई अफजल भाई, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम आते हैं अपनी मेन मुद्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसको पढ़िए, ठीक है। आप क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिपीट करिए भाई, ठीक है। आपके माइंड में देखिए क्वेश्चन जब देखते हैं ना, तो आपको थोड़ा ही माइंड में होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, तभी आपका मज़ा आएगा, नहीं तो केवल पढ़ते जाएंगे तो मज़ा आने वाला नहीं है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, क्या लिख रखा है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस ऑन द केमिकल नेचर इन द सूटेबल एग्जाम्पल। मतलब सबसे पहले बताना पड़ेगा अमीनो एसिड क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक, और इसका यूज क्या होता है। ऐसे नहीं अभी जब मान लेते हैं हम क्लासिफिकेशन कर दे तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है। बट जैसे क्वेश्चन पूछा, अमीनो एसिड हेडिंग डाल दिए, अमीनो एसिड क्या होता, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसी को सुनेंगे तो हम स्ट्रक्चर भी बनाना आपको सिखाएंगे। जैसे मान लेते कोई स्ट्रक्चर पूछ दिया जाए, 2023 के क्वेश्चन में पूछा भी गया था, अमीनो एसिड क्या होती है। अमीनो एसिड सभी प्रोटीन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो अमीनो एसिड कैसे बनता है, ठीक है, प्रोटीन एक्चुअल में कैसे बनता है, ये चैन होती है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड, यहाँ पर एक अमीनो एसिड, यहाँ पर एक अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड, लंबी चैन बनाती है। अब इस बांड का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखिए कि 2 अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो 2 अमीनो एसिड जोड़ने के लिए किस बांड का यूज किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में भर के लिखिए, देखिए कितने लोग लिखते हैं, ठीक। संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। अमीनो एसिड एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है। अमीनो एसिड देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंपाउंड मतलब प्रोटीन की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, कौन होता है आपका, ठीक, अमीनो एसिड ही होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, ये कार्बन कम हाइड्रोजन कम ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कभी कभी फास्फोरस भी ऐड रहता है, इससे बने होते हैं, ठीक। प्रत्येक अमीनो एसिड में एक तुम्हारे पास अमीन ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप मतलब तुम्हारे पास अमीनो ग्रुप होता है, ठीक, यानी H2 ग्रुप होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप होता है, तथा एक हाइड्रोजन ग्रुप तथा एक लास्ट में R समूह होता है, जिसे हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। इसमें तुम कितनी भी बड़ी चैन लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब ये जैसा कह रहा तो उसके अनुसार देखा जाए तो एक्चुअल में होता क्या, देखिए हमारे पास कोई एक कार्बन है, ठीक है, एक हमारे पास कोई कार्बन है, इसमें एक हमें NH2 ग्रुप चिपकाना, तो हम क्या कर देते हैं, NH2 ग्रुप एक चिपका देते हैं। यस सर, चिपका दिए जैसे जैसे कहा है। अब इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप चिपका देते हैं। एक हाइड्रोजन ग्रुप होता तो हमारे पास एक हाइड्रोजन ग्रुप चिपका देते, तथा एक तुम्हारे पास क्या होता, R ग्रुप होता है। ये हमारे पास एक एक्चुअल में हमारे पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हमारे पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसी में इंटरफेयर करके कई अमीनो एसिड तुम बना सकते हो आराम से, ठीक। तो ये हो गया आपके बारे में। अब यहाँ से
ठीक है, मान लेते कोई तुमसे एग्जाम्पल पूछ दे, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ दे अमीनो एसिड का, तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल ग्लाइसिन होता है। इसका स्ट्रक्चर पूछा गया तो हम थोड़ा सा बनाएंगे, इसी में केवल इंटरफेयर करेंगे, इसे यदि समझे रहेंगे तो। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एलानीन होता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होता है, सेरीन होता है। अब ये क्यों, क्योंकि ये बार 1 नंबर में पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, तो इसीलिए हम इसको बना दिए हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत लेट पढ़ा रहे हैं। देखिए जितना भी चीज़ हम बनाते हैं बहुत 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करके ही बनाया जाता है, कि नहीं हमें रैंडम किताब से छाप देते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत बेसिक लेवल से देखेंगे, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करके ही पढ़ेंगे। अब सिलेबस की बात उसकी चिंता न करिए, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। अब देखिए, अब ग्लाइसिन का कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाएंगे, उससे सिंपल सा क्या बोलेंगे, देखिए वो जो ऊपर किए थे वही करना, इधर उधर तुम ग्रुप में हटा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एक तुम क्या करो, कार्बन ले लो, इसके ऊपर COOH ग्रुप चिपका दो, यहाँ पर तुम क्या कर दो NH2 ग्रुप चिपका दो, रोजेनेस यानी रेजोनेंस करके यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप R की जगह तुम क्या कर दो, हाइड्रोजन चिपका दो, आपके सामने ग्लाइसिन बन चुका है। अब इसमें से हूबहू सेम टू सेम क्या होगा, सर आप सही पढ़ा रहे हो एकदम डीपली, ठीक, टाइम लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट भाई क्लियर होगा। एनालिन का देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत सेम टू सेम बनाओ, यहीं पर हमें केवल चेंज करना है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, यहीं पर चेंज करेगा, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। एक तुम्हारे पास COOH ग्रुप हो जाएगा, इसमें हमारे पास NH2 ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन की जगह हम क्या कर देते हैं, एक CH3 ग्रुप लटका देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये अंडरलाइन हम इसलिए करें कि हाईलाइट, हमारे पास हाईलाइटर था भाई, ठीक है। चलो वहाँ पर अंदर होगा, नहीं तो हाइलाइटर भी प्रयोग करते तो ज़्यादा सूटेबल रहता, ठीक। ये बने, अब इसी की जगह कोई और चीज़ बनाओगे तो अलग अगला अमीनो एसिड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानते कार्बन है, COOH है, और यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, CH2OH ग्रुप चिपका देते हैं। ये जो चिपका दिए तो हमारे पास सेरीन बन के तैयार हो चुका है, ठीक। तो ये आपके सामने हमने टोटल और टोटल दिखा दिया है आपके सामने, ठीक। पलटते हैं इधर, दिखाते हैं आपको एक्चुअल में क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो आपके सामने ये रहा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अब इसको कैसे लिखना है तब जाके आपका टोटल और टोटल ख़त्म होगा। फिर बायोलॉजिकल थोड़ा सा काम लिख देना है एक्चुअल में। अब थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, ठीक। देखिए अमीनो एसिड को फर्दर 2 में डिवीजन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब हम कितना खा सकते हैं उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के हिसाब से देखा जाए तो एलिफैटिक अमीनो एसिड होता है, जिसमें एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर। एसिडिक तुम्हारे पास अमीनो एसिड देखा जाए तो ग्लूटामिक एसिड होता है और ग्लूटामीन होता है। बेसिक नेचर में देखा जाए तो आर्जिनिन होता है, जो जिम वाले बंदे खाते हैं। लाइसिन होता है, ग्लाइसिन होता है, एनालिन होता है। सल्फर कंटेनिंग में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, साइटीन होता है, और तुम्हारे पास सिस्टीन होता है और मेथियोनिन होता है। अमीनो, ठीक है। एरोमेटिक में देखा जाए तो तुम्हारे पास फिनाल एलानीन होता है, ट्राई यानी टायरोसिन होता है। हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास अमीनो एसिड कौन सा चैप्टर है भाई, अब चैप्टर ना पूछो भाई, ठीक है। हम जानते हैं चौथा या 5वां है, प्रोटीन वाले चीज़ें में होगा वो सेम टू सेम। प्रोलीन हो गया, हिस्टाडीन हो जाएगा, ये आपके सामने दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इसेंशियल अमीनो एसिड होती है जो हमारे नॉट सिंथेसिस इन बॉडी, हमारी बॉडी इसे सिंथेसिस नहीं करती, इसको हम बाहर से लेना पड़ता है। जैसे वैलिन हो गया, लाइसिन हो गया, ट्राइप्टोफैन हो गया है, ठीक। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस इन बॉडी, मतलब अपने आप हमारी बॉडी सिंथेसिस कर लेती है। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास ग्लाइसिन हो जाएगा, सेरीन हो जाएगा, ठीक। ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब इसका फंक्शन भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो आपके सामने फंक्शन क्या दे रखा, जो आपके सामने यहाँ दिया गया। एक्चुअल में अमीनो एसिड का काम क्या होता है, पहले बोले हैं अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड ही होती है। एंजाइम के रूप में कैटालिस्ट का कार्य करता कौन? अमीनो एसिड। ऊर्जा उत्पादन की जिम्मेदारी अमीनो एसिड, यानी न्यूरोट्रांसमीटर तथा सिग्नल ट्रांसफर कौन करता है? अमीनो एसिड। इम्यून फंक्शन के रूप में बचाव कौन करता है? अमीनो एसिड करता। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता? अमीनो एसिड करता, मतलब जहर को बचाने से, जहर से बचाने का। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तथा यूरिया साइकिल में भाग कौन लेता? अमीनो एसिड। तो अब तुम सोच सकते हो कितने खतरनाक है हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक। नेक्स्ट में क्या पूछा, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री देखा जाए
बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजिया बोलते हैं। हमारी मेडिसिन में, मेडिसिन के फील्ड में बायोकेमिस्ट्री क्या कर चुकी है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जो न्यूरॉन होते हैं मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते, वो जो करते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ठीक है। इतना डीपली जाएंगे तो भाई 3 ही क्वेश्चन में 1.5 घंटा लग गया, तो 2.5-3 घंटे की वीडियो हो जाएगा, बट हमें थोड़ा सा तेज़ी से चलना भाई। बायो यानी बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी क्या 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 एक्चुअल में उपयोग है, ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ओ भाई अलर्ट आ गया डाटा का, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर ये तो सेकेंड ईयर का है, हाँ जी ठीक है, तुम फर्स्ट ईयर का जान रहे हो का। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें लिविंग यानी तुम्हारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हुए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में जीवों को अजैविक प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल होता है, ठीक है। पेपर भी सॉल्व करा दीजिए, हेल्प हो जाएगी। अरे भाई सब करा जाएगा, ये तो 2024 का, कल एटलीस्ट दोनों पेपर हम ख़त्म कर देंगे आपका, ठीक है, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी का, ठीक। तो ये तुम्हारे पास सिंपल सा बायोटेक्नोलॉजी एक तुम्हारी ब्रांच है जिसके अंतर्गत कोई भी चीज़ काम किया जाता है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तथा मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया गया है। जैसे अभी देखा जाए, ठीक है, पहले देखेंगे पेड़ बहुत कम रहते थे, ठीक है, पेड़ कम रहते थे, आम पेड़ बहुत ज़्यादा रहते थे। आम देखा जाए तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते तब फरते थे। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पेड़ के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया गया, पेड़ छोटे पर से ही फरने लगते हैं। तो सब किसकी मदद से पॉसिबल है, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी शब्द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल को संशोधित करने के लिए जीवित जीवों पर उनका प्रोडक्ट शामिल होते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखा जाए तो ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को संशोधित करने के लिए बहुत सारे जीवों का प्रोडक्ट इसमें शामिल किया जाता है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न्यू मॉलिक्यूल का इन्वेंशन हुए जो बायोटेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करता जा रहा, मतलब नई नई मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हो रही, नई नई चीज़ें की खोजे जा रही हैं, और नई नई दवाइयाँ, नई नई जो एग्रीकल्चर वाली चीज़ें, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती आप बाड़ी कर रहे हैं, नई नई विकास हो जा रही है, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। इस समय बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर से आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में आप तहलका मचा सकते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में कर सकते हैं, नई नई दवाइयाँ इन्वेंशन कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल की, ठीक है, भी शामिल होता है। इन्वायरमेंटल मतलब पेड़ पौधों को कैसे बचाना है, मॉडिफाई कैसे करना है, और उन्नति कर सकते हैं, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर। ये इंट्रोडक्शन रहा। अब यहाँ से एप्लीकेशन इन मेडिसिन यानी दवाओं में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ठीक है। पहला दवा उत्पादन यानी दवा का मैन्युफैक्चर, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बोलना। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम न्यू ड्रग्स का प्रोडक्ट में आसानी हो जाती है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से मतलब नया कोई ड्रग्स हमें बनाना है तो विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम भरने से बना सकते हैं। जैसे इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए होता है, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए होता है। आप देखें जाए इंसुलिन पेन आती है, लोग आराम से अपने पेट के अंदर लगा लेते हैं, मसल के अंदर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कैंसर को भी सही करने में मददगार होती है, किसकी मदद से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। जेनेटिक थेरेपी क्या होती, सॉरी जीन थेरेपी क्या होती, जीन थेरेपी देखा जाए तो हमारे देखिए जाए, ठीक है, डीएनए के अंदर छोटे से जीन होते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, जीन, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम है और ये ऐसे मान लेते हैं डीएनए। इस डीएनए के इस वाले जीन पे कोई बीमारी है तो इसको हम हटा के नया डीएनए डाल देंगे, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जेनेटिक बीमारियों को, ठीक है, जीन लेवल पर ठीक कर सकते हैं, जो किसके लिए पॉसिबल है, सर मैं ये किया है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, गजब भाई। देखिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट से की है कि एनिमल से की है ये बताना है, ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास काम होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, मतलब जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, ठीक है, कोई डिजीज ऐसी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, तो जेनेटिक लेवल पे उसे मॉडिफाई करके सही दवाइयाँ दे के उसको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोकेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जेनेटिक डिजीज को संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन की पहचान करना, जो कानूनन अपराध है भाई, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छा मेल है कि फीमेल है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं, न्यू बर्न स्क्रीनिंग भी, ठीक है, कर सकते हैं आराम से। तो ये जेनेटिक होता है। अब डायग्नोस्टिक के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास उपचार में देखा जाए तब तो अलग अलग तुम्हारे पास दवाइयाँ, अलग अलग हथियार आ गए हैं जो ऑपरेशन करने में बहुत
मस्त होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डायग्नोस्टिक टूल, जैसे तुम्हारे पास ठीक टूल लिखा है सीपीआर टेस्ट। सीपीआर टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है। इसमें एक्चुअल में क्या कहते हैं, जैसे डीएनए का छोटा सा तुम टुकड़ा पाए, उस पर पीसीआर चला दो तो क्या करेगा, उसको कईयों हाथ बड़ा मतलब कईयों लंबा डीएनए बना के आपको देगा। उसकी स्टडी करिए पूरा जिंदगी भर। ठीक है। टेस्ट, बायोसेंसर टेस्ट किसके किया जाता है, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी मशीन होती है जो रोबोटिक के द्वारा ऑपरेशन की जाती है। जैसे अभी कहते हैं लेजर विधि से ऑपरेशन करवा दिया गया, तो एक्चुअल में वो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। ठीक, ये हो जाएगा मेडिसिन के बारे में। एप्लीकेशन इन वैक्सीन, वैक्सीन में इसका क्या उपयोग है, पहले देखा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें मिला के एक ऐसा ऐसा वैक्सीन बना दिया गया जो हर एक डिजीज पे आराम से कर सकता है। इसमें पैथोजन को विशिष्ट प्रोटीन को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उत्पादित किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी, अब किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हुआ है तो वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन लगा लेगा, इसके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होती है, वो पे बढ़िया मस्त हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, mRNA वैक्सीन क्या होती है, इसमें mRNA का उपयोग करके पैथोजन को किल किया जाता है। ठीक है। अब mRNA मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल ही होता, उसका उपयोग करके उसकी कोडिंग कर ली जाती है, उसके प्रति वैक्सीन बना दी जाती, लगा दी जाती है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन, कोविडशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन, ये सब आती इसी पे वर्क कर रही थी। अब इसका लाभ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के एक्चुअल में लाभ क्या है, यह सेफ्टी तथा मोर स्टेबल तथा इफेक्टिव होता है, जो हमारे लिए बहुत सूटेबल है। कम लागत और तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। एक्चुअल में कम लागत लगता नहीं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी की जाती है तो पहले स्टार्टिंग में बहुत पैसा खर्च होता है, बट बाद में धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। ठीक, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, मिनरल के बारे में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, क्या दिया है, ठीक है ये हो गया। सबसे पहले देखो क्या है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैल्शियम, सोडियम, आयरन तथा जिंक इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में कैल्शियम का क्या काम है, सोडियम का क्या काम है, आयरन का क्या काम है, जिंक का काम है। इन सब का काम को हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बट थोड़ा सा हमें मिनरल के बारे में बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिनरल देखा जाए तो ये सब मिनरल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, मिनरल आते हैं तो इसी के अंतर्गत हमें थोड़ा सा नॉलेज इनको दे देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया आप जान ही रहे हैं। अब क्या लिख रखा, मिनरल क्या होता है, जैसे कहते हैं मिनरल पानी पीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, जो नल से डायरेक्ट निकाला जाता है उसे मिनरल वाटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें खनिज मात्रा प्रॉपर अमाउंट में होता है। मिनरल नेचुरली पाया जाने वाला है एक अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जो पहले देखा जाए तो गाँव के लोग हड्डियाँ बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, वे अच्छे से काम करते थे, बट अब बच्चा थोड़ा सा गिरा टूट गई हड्डी, काम हो गया। यह पोषक तत्व भोजन, पानी आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, कौन, मिनरल। अब मिनरल भी दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास क्या होता है, मैक्रो मिनरल होते हैं। अब मैक्रो मिनरल क्या होती है, इसकी ज़रूरत, ठीक है, मैक्रो इसकी ज़रूरत, ठीक है, यहाँ पर लिखते जाते हैं, इसकी ज़रूरत लार्ज अमाउंट में होती है, किसमें, लार्ज अमाउंट, मैक्रो है दे रखा, लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में होती है, हमारे शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट देखा जाए तो लार्ज अमाउंट में होती है। माइक्रो देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट में होती है, बस इतना आप याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट में और लार्ज अमाउंट में होती है। अब कोई पूछे हमारे तो एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल यदि पूछे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, कैल्शियम माइक्रो मिनरल के अंतर्गत आता है। जैसे दूध भर भर के पीते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसके साथ साथ तुम्हारे पास देखा जाए तो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस इसी के अंतर्गत आता है। और तुम्हारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, मैग्नीशियम इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। और देखा जाए तो सोडियम इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। स्मॉल क्वांटिटी में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे आयरन हो गए, आयरन स्मॉल क्वांटिटी में आती है। जिंक हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। कॉपर देखा जाए तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। और आयोडीन देखा जाए तो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी तुम्हारे पास दिया गया है। जैसे अब कोई पूछेगा, जैसे एक नंबर में पूछ देगा माइक्रो मिनरल क्या होता है, एक एग्जांपल बताइए। तो ऐसे मिनरल जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है उसे माइक्रो मतलब बहुत छोटा। एग्जांपल आप बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा था क्या, कैल्शियम को, ठीक है, देखिए क्या देखा, कैल्शियम, सोडियम, आयरन और जिंक के थोड़ा थोड़ा यूज बताना हमारे शरीर के अंदर, ठीक। तो पहले कैल्शियम के बारे में लिख देते हैं। यह एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी ज़रूरत ज़्यादा अमाउंट में होती है।
जो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे हड्डियाँ कैल्शियम की बनी, दांत कैल्शियम की बनी, मसल के अंदर कैल्शियम है, ब्लड के अंदर कैल्शियम है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, हड्डी दांत के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हड्डियों को, ठीक, हड्डी तथा जो तुम्हारे पास दांत होते हैं उसके फार्मेशन में इसी का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम का। मसल कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन, यदि आप मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म पढ़े होंगे एचएपी में, तो वहाँ पर भी कैल्शियम एक काम करता है। ठीक, ब्लड को क्लॉट कराने में इसका काम करता है। ठीक, ब्लड को थक्का बनाने में यही काम करता है। ठीक, ये हो जाएगा। ये तो होगा कैल्शियम। सोडियम का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, तो सोडियम देखा जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है, फ्लूइड को संतुलित करता है। ठीक, हमारे अंदर जो पानी रहता है, तरल पदार्थ रहता है, उसको मेंटेन करता है। बीपी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसी करता है। एसिड बेस मेंटेन करने पर पीएच को बैलेंस करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिड और बेस को मेंटेन करके जो पीएच रहता है उसको संतुलित करके बनाए रखता है, ये काम करता है। आयरन देखा जाए तो क्या होता है, यह एक प्रोटीन एवं एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एंजाइम, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि याद रखना आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई तो समझ लीजिए हीमोग्लोबिन धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ठीक, फंक्शन देखा जाए तो क्या होगा, मेंटेन द पी, यानी क्या होता है, ब्लड क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन लेवल, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल यही मेंटेन करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना यह आयरन करता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि बेबी को डेवलप कराने के लिए प्रॉपर अमाउंट में आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया तथा प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आयरन के बारे में हो गया। जिंक के बारे में आते हैं, यह एक नेचुरल व्यापक एंजाइम के रूप में जरूरी होता है। ठीक, ये देखा जाए कार्य क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसलिए देखो, जैसे कोरोना में देखा जाए तो यानी विटामिन सी और जिंक के कॉम्बिनेशन को खाया जा रहा था, जिससे हमारे पास इम्यूनिटी थोड़ा सा बूस्ट करे। ठीक है, रोगों से लड़ने में मदद कौन करता है, जिंक ही करता है। ठीक, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा आराम से। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा है, लिख रखा डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब सबसे पहले एक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले एंजाइम का इंट्रोडक्शन दे देंगे, इसका क्लासिफिकेशन, और इसकी दो थ्योरी होती है, की एन लॉ मॉडल थ्योरी होती है, एन इंड्यूज फिट थ्योरी होती है, उसी को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एंजाइम क्या होता है, इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बताइए एंजाइम क्या होता है। ठीक है, आप यदि थोड़ा सा पढ़े होंगे तो एंजाइम के बारे में तो आपको बता देना चाहते हैं। एंजाइम क्या होता है, एक बायो कैटालिस्ट होता है जो जीवित, यानी एक्चुअली जीवित की स्पेलिंग गलत कर दिए भाई, जीवित कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना और बिना अभिक्रिया में भाग लिए, याद रखना एक्चुअल में करता क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन ए प्लस बी मिल के, ठीक है, क्या बना रहे हैं बाबू, ए बी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। अब ये मान लेते हैं कितना घंटा लग रहा है इनको, यानी रिएक्शन कंप्लीट करने में मान लेते हैं 2 घंटा लग रहा है। कितना घंटा, 2 घंटा लग रहा है। ठीक, अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, एंजाइम यदि उपस्थित कर देंगे, ठीक है, एंजाइम कर देंगे तो उपस्थित को इस रिएक्शन को जो 2 घंटा में हो रहा है उसे 10 मिनट में करा के ख़त्म कर देगा, मतलब उत्तेजित करेगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं, ठीक, 2 पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं तो एक पड़ोसी ऐसा आएगा उससे उत्तेजित कर देगा, एक्चुअली में भाग नहीं लेगा, केवल थोड़ा सा चढ़ा देगा, मार करके आप साइड में हो जाएगा। उसी तरह से एंजाइम होते हैं बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, डायरेक्टली डक्ट में सिक्रीट होगा। अरे मेरे भाई वो तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास होती है, अभी ये सब तुम्हारे पर नॉर्मल बता रहे हैं। ठीक, बिना अभिक्रिया में भाग लिए क्या कर देते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एंजाइम प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो स्पेशल सब्सट्रैट के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। एक्चुअल में होता क्या, ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एंजाइम है और यहाँ से ये जो आ रहा है, ठीक है, ई फॉर एंजाइम होगा, एस फॉर सब्सट्रैट हो गया। अब ये जब इस पे बाइंड करेगा, ठीक है, याद रखना जब बाइंड करेगा तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, बाइंड करने के बाद हम क्या कर देते हैं, ये सब्सट्रैट को इसी के अंदर बाइंड करा देते हैं। देखिए सब्सट्रैट बाइंड हो गया तो ये अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक, जब पूरा काम कर लेगा तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक ठीक,
फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, जुड़ दिया जाएगा। तो यही ये जो पोर्शन होता है इसे सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, आपके सामने एंजाइम होते हैं, याद रखना। अब ये जब अच्छे तरीके से बाइंड होगा तभी कार्य कर पाएगा, नहीं तो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, डीएनए सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, एंजाइम करते हैं। फर्स्ट ईयर में हो तो आप कांटेक्ट करिएगा भाई, सेकेंड ईयर का वीडियो देख रहे हैं भाई, इतना टाइम नहीं, आप पढ़िए भाई अपना सब्जेक्ट। ठीक है तो ये क्या कर देते हैं, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन और डीएनए सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, एंजाइम। अब इसका क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन किसके अनुसार किया गया है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दोबारा बताते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अनुसार ये क्लासिफिकेशन टोटल 6 में किया गया है। अब इनका हम क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है हाइड्रोलेज, एज कहीं भी लगा रहा है, याद रखना ASE कहीं भी लगा रहा है तो समझ लेना वो तुम्हारे पास एंजाइम है। क्या हो तुम्हारे पास, ASE कहीं लगा रहा है, देखिए एज ये तुम्हारे पास कहीं भी लगा रहा है तो समझ लो वो एंजाइम है। पहला एंजाइम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोलेजेज आता है, जो पानी को रिमूव करने के, जैसे पानी है तो उसे सब्ट्रैक्ट से रिमूव करने का आता, तो सिंपल सा वो सब तुमने समझो। एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास 1 दवा 2 दवा लिख देना। ठीक है, एंजाइम लिखना, दवा नहीं। एमाइलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमाइलेज एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटीएज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीएजेज हो जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोलेजेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट में लिख रखा ऑक्सी डूरोडेक्ट यानी डक्टेज होता है, डूरोडक्टेज होता है। अब इसमें एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो तुम्हारे पास कैटालेज आता है, क्या हो जाता है, कैटालेज आता है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एज आता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एज आता है। ठीक, जो एस्कॉर्बिक एसिड को मेंटेन करता है। ठीक, फिर दे रखा ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है इसमें तुम्हारे पास जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल रिएक्शन हो रहा तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक थोड़ा सा स्थानांतरण करते हैं, इसलिए ट्रांसफेरेज बोला जाता है। इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा हेक्साकाइनेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्साकाइनेज हो जाएगा। ठीक है, हेक्साकाइनेज एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, खोलिन एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ट्रांसफेरेज हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। अब आइसोमेरेज में देखा जाए तो आइसोमेरेज, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो एलानीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलानीन हो जाएगा। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ईपीमेरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईपीमेरेज हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत आती हैं। लाइएज के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, लाइएज के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दे जाए, जैसे अल्डो, ठीक है, एल्डोलेज बोला जाता है, एक एग्जाम्पल। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फूरी, ठीक है, फ्यूमा, ठीक है, फ्यूमा रेजेज हो जाएगा, ठीक है, एजेज हो जाएगा। ठीक, और लाइगेजेज में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, एक यानी एग्जाम्पल अमीनो, ठीक है, अमीनो एसिटाइल, ठीक है, एसाइल सिंथेसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंथेटेज हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इतने एग्जाम्पल देंगे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। तो यानी एंजाइम को कितने में क्लासिफिकेशन किया गया, टोटल 6 में। हाइड्रोलोज में एग्जाम्पल एमाइलेज तथा प्रोटीएज होते हैं। सर इसका PDF ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, यदि ग्रुप आप ऐड किए हैं तो हम डाल देंगे, इसको चिंता मत करिए। ठीक, अब तुम्हारे पास लिखा ऑक्सी, ठीक, ऑक्सी डक्टेज दिया गया, तो इसमें तुम्हारे पास कैटालेज आता है और एस्कॉर्बिक आता है। ट्रांसफेरेज में देखा जाए तो हेक्साकाइनेज आता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज आता है। आइसोमेरेज में देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एनालीन आता है और तुम्हारे पास ईपीमेरेज आता है। लाइजेज के अंतर्गत देखा जाए तो एल्डो, ठीक है, लिखा एल्डोलेज आता है और फ्यूमारेज आता है। लाइगेजेस के अंतर्गत देखा जाए तो अमीनो एसिटाइल सिंथेटेज आता है। तो ये दवाइयाँ थी आपके बारे में। अब इनका एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे एक्चुअल में वर्क करते हैं, एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 1880 में C.A. वर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम सबस्ट्रेट को एक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाया था कि एक्चुअल में एक्शन कैसे करते हैं, इस बेसिस पे उन्होंने ये समझाया था। ठीक, मैकेनिज्म, ठीक है, लिखा एंजाइम मैकेनिज्म रिसेप्टर को साइट पर निर्भर करता है। रिसेप्टर मतलब जैसे आपके घर में ताला है तो चाबी पे निर्भर करता है। बताओ, जैसे उसमें जब जाएगी नहीं सही से तब तक ओपन नहीं होगा, तो इस पे भी निर्भर करता है।
अब इसमें दो थ्योरी आपके सामने दी गई है, टोटल और टोटल दो मॉडल दिया गया। पहला मॉडल लॉ एंड की मॉडल। लॉ एंड की मॉडल में क्या होता है, एक ताला होती है, एक चाबी होती है। तो उसमें क्या होता है, अब बताओ तुम जब तक तुम सही चाबी उसके अंदर अगर डाल के घुमाओगे नहीं तब तक वो ओपन नहीं होगा। सेम टू सेम हमारे पास एंजाइम होते हैं। लॉक एंड की मॉडल को 1890 में ईविल फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक, इनके अनुसार देखा जाए, ठीक है, इस मॉडल के अनुसार एंजाइम एक एक्टिव साइट है, किसकी तरह, लॉक की तरह, मतलब ताला की तरह होता है। ठीक, एंजाइम एक ताला है और उसमें जो सब्ट्रैक्ट मतलब जो चाबी है वो समझ लो तुम्हारे पास सब्ट्रैक्ट है। अब जब सब्ट्रैक्ट इसके अंदर बाइंड होगा तभी वो ऐसे आराम से खुलेगा। तो वही बोला था एंजाइम में एक एक्टिव साइड है जिसे हम लॉक की तरह होता है और सब्ट्रैक्ट एक की तरह होता है जो केवल विशिष्ट आकार तथा संरचना के कारण ओपन होता। अब याद रखना, सही से स्ट्रक्चर नहीं बना है यदि चाबी अथवा ताले की तो ओपन नहीं होगा। ठीक, तो उसी तरह से ज़िंदगी हमारी है, सही से आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है लॉक एंड की मॉडल। दूसरा तुम्हारे पास इंड्यूज फिट मॉडल आते हैं। अब इंड्यूज फिट मॉडल 1966 में डी कोसलैंड के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा, डी कोसलैंड के द्वारा। इनके अनुसार क्या होता है, ठीक, इनके अनुसार देखा जाए तो एक्टिव साइड तुम्हारे पास लचीला होता है। एक्टिव साइड लचीला होता है, जैसी छोटी बड़ी चाबी लगाएंगे वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा इनके अनुसार। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या होता है, जब सब्ट्रैक्ट एक्टिव साइड से जुड़ता है तो एंजाइम का आकार बदलता है। एंजाइम का आकार बदलेगा कि छोटा होना कि बड़ा, मतलब फिट हमें करना है, इसीलिए इसे इंड्यूज फिट मॉडल बोला गया था। जब तक फिट नहीं होगा तब तक अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ताकि सब्ट्रैक्ट को बेहतर ढंग से समायोजित किया जा सके, मतलब अपने अंदर डाला जा सके। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूज फिट थ्योरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंड्यूज फिट थ्योरी बोला जाता है। ठीक, अब एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम को कईयों हैं जो हमारे प्रभावित कर सकते हैं। तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा तो एंजाइम सही से काम नहीं करेगा। पीएच, एसिडिक नेचर का रहेगा तब भी नहीं काम करेगा। बेसिक नेचर का रहेगा तभी नहीं काम करेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेट, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएंगे जो हमारे पास प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास लिख रखा है ऑक्सी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो तुम्हारे पास दिया गया है पार्ट ए का, लिख रखा है राइट इन ब्रीफ अबाउट द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन ओबेसिटी क्या होती है। अब बताइए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है। सिंपल सा क्या होता है, हमारे कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी निकाली जाती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है द टर्म, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कंपाउंड है। ठीक, ये कोई कंपाउंड है, जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन को निकालता है, ऑक्सीजन को लेता है हाइड्रोजन को निकालता है, तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जस्ट उल्टा कर देते हैं, यक्स एक कोई कंपाउंड है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब ये तो ऑक्सीजन और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, बस याद रखना। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन केमिकल टर्म यानी केमिस्ट्री के टर्म में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। सब इसी पे खेल काम चल रहा है। ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन की फिनोमेना बायोलॉजिकल सिस्टम पर लागू किया जाता है। बायोलॉजिकल की कब एक्चुअल में ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जो भी फूड आइटम रहेगा उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो क्या हो रहा है, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो क्या कह रखे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ताकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एटीपी का निर्माण हो सके, जिससे कोशिका की ऊर्जा बनी रहे। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिससे ताकि यानी तुम्हारे पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेंटेन हो सके और एटीपी का निर्माण हो सके। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर जब एटीपी का निर्माण होगा तो ऊर्जा की तरह काम करेगा। तो एटीपी का निर्माण, ठीक है, हो सके जिससे कोशिका में ऊर्जा बनी रहे, यानी कोशिका के अंदर ऊर्जा बनी रहे।
कौन करता है? ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत होता। कोशिका के अंतर्गत बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन 4 स्टेज में, टोटल 4 स्टेज में होता। पहला स्टेज आपके सामने आता है ग्लाइकोलाइसिस आता, इसके बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक, इसमें होता क्या है, यह पहला चरण है जिसमें ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाता है बाबू? पायरुवेट में तोड़ा जाता है। जब किसी भी ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल कार्बन 6 कार्बन का होता है और पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। जब किसी भी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जब तोड़ा जाता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के है तरीके ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को यानी क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये सब घटना कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, किसके अंतर्गत होती है? साइटोप्लाज्म में होती है ये ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुवेट है ग्लाइकोलाइसिस से जाएगा तुम्हारे पास क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल के बीच में एक साइकिल होती है जिसे हम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा जब भाई, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं भाई, तो हमारे बंदे हैं, बोल देना भाई ऐसा। देखिए, ठीक, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर अब लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते। देखिए आपको अच्छा लगेगा, ठीक, अब एक टीचर कहे तो हम तो नहीं जानते ख़राब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो एक टीचर को कहना ही नहीं पड़ेगा। यदि आप हम अच्छा पढ़ाते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए, नहीं तो जाने दीजिए, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्रेब्स साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने के बीच में एक लिंक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखा है इस चरण में प्रत्येक पायरुवेट को माइटोकांड्रिया में लाया जाता है। मतलब जो पायरुवेट बना है वो कहाँ पर? साइटोप्लाज्म से उठा के कहाँ पर लाया जाता है? माइटोकांड्रिया के अंदर, ठीक, लाया जाता है और ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास काम करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करते हैं। यह चरण माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहाँ पर? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक। अब ये जो लिंक रिएक्शन है किसको? पायरुवेट को कहाँ पर पहुँचा दिया? आपके क्रेब्स साइकिल में पहुँचा दिया है। तो आपके सामने ये रहा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं या TCA साइकिल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कोशिट यानी लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं और ऑक्जिलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्जिलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट का निर्माण करते हैं। अब ये भी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? माइटोकांड्रिया क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है? माइटोकांड्रिया में होती है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसे हम ETC दूसरा नाम तुम्हारे पास है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसके अंतर्गत भी होता है। ये ETC बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का अंतिम चरण होता है। क्या होता है? सबसे अंतिम चरण होता है। यह प्रोटीन तथा कार्बनिक अणुओं की एक प्रणाली है। यह क्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती थी। ये सब जितने भी चीज़ें हो रही सब, अब ये सब जितनी भी प्रक्रिया हो रही हैं, जो हम बताए थे ग्लूकोज हो रहा है ना, ठीक, जो तुम्हारे पास क्लास 8 बजे से स्टार्ट है, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो होता है पहले साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से जो पायरुवेट बनता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास पायरुवेट बनता हो कहाँ पर भाग जाता है? सन से क्रेब्स साइकिल में भाग जाता है, क्रेब्स साइकिल में भाग जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भाग जाता है। तब जाके हमारे पास 38 ATP का निर्माण होता है। तो ये जो स्टेप होता है 4 स्टेप में होता है, जो हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब मान लेते हैं ये सब जितनी भी प्रक्रिया सही से नहीं काम करे तो हमारी शरीर मोटापा हो जाएगी। कहते हैं मोटका आ गई, कहा ऐसे बोलते होंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? मोटका, ठीक है। देखो, मोटापा शरीर में ऊर्जा इम्बैलेंस की विशेषता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर मोटापा किसी का बढ़ रहा है तो समझ लो शरीर में जो ऊर्जा है सही से बैलेंस नहीं हो पा रही है, ठीक है। जब कैलोरी की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे शरीर में फैट का कलेक्शन होने लगता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर फैट का कलेक्शन डिपोजिशन होने लगता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ओबेसिटी की प्रक्रिया को ख़राब करता है। यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यदि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास सही, हाँ यस भाई पास हो जाएंगे, ठीक है, प्रक्रिया को ख़राब कर देगा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कहने का मतलब क्या होता है? ओबेसिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे माइटोकांड्रिया सही से काम न करना। क्योंकि यही ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में ऊर्जा निकालना, जब सही से नहीं काम करेगा तो ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेना, मतलब इसके कारण से भी हो सकता है, ठीक है, इसके कारण से भी हो सकता
सकता है। ठीक, वसा का, ठीक है, वसा का ऑक्सीडेशन से कमी होना, मतलब जैसे वसा, जैसे फैट का तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन हो गया, जिससे एनर्जी निकलेगी, अब वही नहीं निकलेगी तो आपके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, तब भी आप मोटापा हो सकता है। मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन, मतलब आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तब भी आपको क्या हो सकता है, ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। ठीक, तो ये कारण हो सकता है आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। अब ये देखा जाए तो भाई पेपर आपका जो दिया गया था, ठीक है, अब कहेंगे सर बहुत सारे लोग, देखिए ये पार्ट हमने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया, पार्ट बी पे इंटर करेंगे। सर कहेंगे हिंदी मीडियम नहीं दिखाते हैं आप, हिंदी मीडियम और नहीं समझ पाएंगे, आपसे अनुरोध है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर दे रहे हैं, ये हिंदी मीडियम और आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दिया गया है, क्या दे रखा है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया जी। पार्ट बी पे क्या रखा है, आंसर एनी 10 क्वेश्चन ईच फॉलोइंग कैरी इक्वल मार्क, मतलब कोई इसमें से 10 यानी 11 में से कोई 10 आपको करना रहता है, ठीक है। ओ भाई ये क्या हो गया जी, ठीक है, ये डिसकनेक्टेड हो गया, दोबारा रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, वेट फर्दर, ठीक है। अब सब थोड़ा फास्ट करिए, 9:04, ठीक है, चलो सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या रखा, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन मतलब आपके जो पेशाब में है, पेशाब है उसमें कोई ख़राब चीज़ें आ रही हैं तो उसको एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन किडनी और हेल्थ समस्या को निर्देश करता, मतलब यदि यूरिन सही से नहीं आ रहा है, चाहे पीला आ रहा है, चाहे सही से काम नहीं कर रहा, तो समझ लो आपकी किडनी तथा हेल्थ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसको तुम्हारे पास क्या बोला जाता है, इसमें पहला स्टेप आता है प्रोटीनूरिया, यदि हमारे पेशाब में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है उसे प्रोटीनूरिया बोलते हैं। जब यूरिन में प्रोटीन की उच्च सांद्रता हो तो उस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट में ग्लाइकोसूरिया, जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित होती है, मतलब हमारे पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित होती है, उसे ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है, ठीक। अब ये जब हो रही तो समझ लो डायबिटीज मिलाइटस का कंडीशन को बता रहा है, डायबिटीज मिलाइटस के कंडीशन को ये बता रहा है, ठीक, इंडिकेशन दे रहा है, ठीक। इसमें होता क्या एक्चुअल में, जब पेशाब करेंगे तो वहाँ पर चींटियाँ घेरना स्टार्ट कर देंगी, ये होता। हेमीटूरिया क्या होता, हेमीटूरिया क्या होता, जब आपके यूरिन में मतलब पेशाब में ब्लड की मात्रा उपस्थित हो, किसकी मात्रा, ब्लड की मात्रा उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेमीटूरिया बोलते हैं। यूरिन ट्रैक द, ठीक है, ट्रैक बाय द, यानी यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है। ये इंडिकेशन देता कि आपके यूरिनरी जो ट्रैक है, चाहे किडनी में, चाहे पेशाब की थैली में, चाहे पेशाब की नली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको इंडिकेशन कौन देता है, हेमीटूरिया देता है। अब तुम्हारे पास लिखा है यूरो यानी बिलोनोजन, बिलोजन मतलब क्या होता है, हमारे जो पेशाब में होती है उनमें बाइल की मात्रा आती है, बाइल की मात्रा के मतलब क्या होता है, जो हमारी किडनी, ठीक है, किडनी बाइल निकाल रही है, लीवर से जो हमारे पास बाइल निकल रहा है वो सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो मूत्र में बाइल की मात्रा पाई जाने पर हम क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। लीवर डैमेज हो सकता है और यानी एनीमिया हो सकती है, और भी तुम्हारे पास बहुत सारे, कितना फास्ट करेंगे ठीक है, कोई टेंशन नहीं भाई, आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम और भी कलर के यानी पेशाब का कलर देख सकते हैं, पर पेशाब का ऑर्डर देख सकते हैं, और क्या देखें, क्लियरिटी, मतलब एक्चुअल में जब पेशाब पीला है तो समझ लो पानी की कमी है, यदि पेशाब नॉर्मल ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मल है, तो समझ लो क्लियर हो चुका है। तो ये तुम्हारे पास इतने कंडीशन हैं जो हमारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, मेलिस टेस्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए सब मैनेज हो जाएगा, हाँ भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। राइट द मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट क्या होता है, यदि कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप मोलिस टेस्ट चुटकियों में बता देंगे, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। मोलिस टेस्ट क्या होता है, मोलिस टेस्ट एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है, यानी मोलिस टेस्ट एक क्लिनिकल टेस्ट है जिसका उपयोग किसी सैंपल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पता लगाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब आपको कोई सैंपल दे दिया जाए तो उसमें एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, इसी मोलिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अब इसमें करते क्या है, मोलिस रिएजेंट तैयार करते हैं जिसमें 95% अल्फा नेप्थोलॉन होता है, नेप्थॉल होता है, और कितना, यानी आपके सामने उसके बाद 5% रिमेनिंग कार्बो, ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, ठीक, ये हो गया। अब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, डेट आगे जाएगा पवन जी है,
खतरनाक आदमी हो जी। ठीक है, सब लोग पढ़ रहे हैं तो करें, अपडेट आगे जाएगा। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या, 2 ml टेस्ट सोल्यूशन तैयार करना है। देखो तैयारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 2 ml आपको टेस्ट सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। हमने 2 ml टेस्ट सोल्यूशन तैयार कर लिया, उसमें 2 बूंद हमने मोलिस रिएजेंट डाल दिया। क्या कर दिया, 2 बूंद मोलिस रिएजेंट डाल दिया। फिर अगला स्टेप में हमने 5 ml कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 हमने उसमें ऐड कर दिया है। फिर अब जब रंग कलर अपना चेंज करेगा, तो ही लिखा है तुम्हारे पास, रंग जब परिवर्तन करेगा तो उसको देखेंगे। यदि बैगनी कलर आता तो समझ लेना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्या है भैया, यदि बैगनी कलर होता तो समझ लेना वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दोबारा बता रहे हैं, सबसे पहले आपको 2 ml कोई टेस्ट सोल्यूशन लेना, इसी को आइडेंटिफाई करना, उसमें 2 बूंद मोलिस रिएजेंट डालें। फिर क्या करना, 5 ml कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालें। फिर उसका रंग परिवर्तन को देखें, यदि बैगनी कलर आता समझ लो तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेस्ट दिया गया, इसके बारे में आते हैं। क्लियरेंस टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। अब ये क्या गुरुदेव दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। करिए डिफाइन क्लियरेंस क्या होता है, और यानी गिव नोट ऑन द क्रेटिनिन क्लियरेंस के बारे में बताना पड़ेगा। अब क्लियरेंस क्या होता है, कहते हैं भाई क्लियर करो तुम आओगे कि नहीं। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर सही जो इतने बॉडी फंक्शन है सही से वर्क कर रही है कि नहीं, तो उसको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है क्या कहलाता है, क्लियरेंस कहलाता है। ठीक है, सही से काम कर रही है कि नहीं, पदार्थ को जो खराब पदार्थ है शरीर से हमारे हटा रही है कि नहीं, इस सबको क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है। तो इसमें मेडिकल तथा फार्माकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट में क्लियरेंस इस दर को प्रदर्शित करता है कि जिस पर एक पदार्थ शरीर से हटाया जाता है उसको क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं। क्लियरेंस का उपयोग किडनी तथा लीवर के कार्य को ठीक रूप से कर रहा है या नहीं। क्लियरेंस टेस्ट ये बताता है एक्चुअल में किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं, यानी लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इन सबको मैनेज करना, सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, कौन बताता है, क्लियरेंस बताता है। ठीक है, क्लियरेंस किसी भी आर्गन तथा सिस्टम के ब्लड से एक पदार्थ को हटाने की एबिलिटी होती है। क्लियरेंस क्या होता है, जैसे हमारी किडनी है, किडनी किसी भी पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर तब तक निकालेगी जब तक हमारे लिए वेस्टेज बना रहेगा। ठीक है, अच्छी चीज़ को नहीं निकालेगी तो उसको, अब ख़राब चीज़ निकालेगी तो क्लियरेंस टेस्ट में नहीं पकड़ पाएंगे। यदि अच्छी चीज़ निकालेगी तो क्लियरेंस टेस्ट में पकड़ लेंगे, फिर उसमें दवाइयाँ चलाएंगे, फिर नॉर्मल कर देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से क्रेटिनिन क्लियरेंस होता है। क्रेटिनिन क्लियरेंस से क्या होता है, क्रेटिनिन क्लियरेंस किडनी की क्रेटिनिन को छानने और हटाने की क्षमता को मापता है। मतलब हमारी किडनी क्रेटिनिन की मात्रा को कितना हटा रही है, कितना छान रही है। ठीक है, यानी एक्चुअल में देखा जाए कितना वर्क कर रही है, छानने में जो वर्क कर रही है उसको क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट बोला जाता है, जो किडनी रीजन पे किया जाता है। अब इसमें होता क्या, शरीर में मेटाबॉलिज्म को एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मैनेज करने की जिम्मेदारी, क्योंकि क्रेटिनिन हमारे शरीर में देखा जाए तो खराब चीज़, इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये जैसे मान लेते निकल रहा है, नॉर्मल तो होगा कुछ ना, तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, मेल में देखा जाए तो 97 से लेकर तुम्हारे पास 137, ठीक है, 137 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतनी बार हो जाता है। ठीक है, अब क्या लिख रही हैं जी भाई, क्या दे रखा है, हाँ भाई पिछली बार डेट देर और पहले कर दिया था जिसकी वजह से बहुत लोगों का बैक लग गया था। क्लियर है भाई। अब तुम सोच सकते हो केवल 42 से लेकर 40% रिजल्ट बना था आपकी बार यूपी बोर्ड में, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई। फीमेल में देखा जाए तो 88 से लेकर 128 ml पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये क्लियरेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में कौन सा टेस्ट दिया गया है आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, गिव द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड का बायोलॉजिकल रोल आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फैटी एसिड क्या होता, फिर उसका बायोलॉजिकल रोल हम बता देंगे। फैटी एसिड क्या होता, फैटी एसिड में क्या होता है, एक कार्बन की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। ठीक, तो उसी को समझ लो फैटी एसिड बोलते हैं। वो सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है। फैटी एसिड कार्बन मॉलिक्यूल की लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है इसलिए कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये ग्रुप होना ही होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप होना ही होना चाहिए। ठीक, ये फैटी एसिड के अंतर्गत आ जाते हैं। बायोलॉजिकल रोल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, बायोलॉजिकल रोल देखा जाए तो कहाँ कहाँ, यही हमसे पूछा था। ऊर्जा का स्रोत ATP के रूप में निकालता सेल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकालने का काम करता है।
सेल मेम्ब्रेन का निर्माण क्यों? क्योंकि ये फास्फोलिपिड इसी की बनी होती है, फास्फोट प्लस में लिपिड की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है उसकी बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाती है। हार्मोन को मेंटेन करना यानी बैलेंस करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। किसकी? फैटी एसिड की होती है। फैटी एसिड में फैट साल्बुल विटामिन कौन कौन? ए, डी, ई के पाए जाते हैं, क्योंकि फैट में ये सब डिजॉल्व होते हैं। अब वाटर में कौन कौन से डिजॉल्व होते हैं? अब कमेंट बॉक्स में भर के लिख के दिखाइए, ये हो जाएगा। सेफ्टी प्रदान करना, जैसे तुम्हारे पास किडनी हो गया, हार्ट रीजन पे अगल बगल तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? साइड में काम कर देते हैं, जिससे क्या कर देते हैं? हमारे पास सेफ्टी, मान लेते शॉक और इंजर से बचने के लिए किया जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने की जिम्मेदारी फैल यानी ये होता है। फैट का स्टोरेज करके एनर्जी, क्यों? क्योंकि ये देखिए जितना ज़्यादा फैट डिपोजिशन होगा, ठीक है, तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो लंबे समय तक आप भूखे रह सकते हैं। तो फैट स्टोरेज फॉर एनर्जी, एनर्जी के फैट को स्टोरेज करने का काम करते हैं। स्वाद में भोजन देना, जैसे तुम्हारे पास घी में तलना, ऑयल में तलने की जिम्मेदारी, जो अच्छे तरीके से भोजन को स्वादिष्ट बनाने की जिम्मेदारी फैटी एसिड की होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फास्फोरस एंड क्लोराइड के बारे में दिया गया है। अब क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। कह दिया डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट फास्फोरस एंड क्लोराइड के बारे में आपको बताना पड़ेगा, जो आपके सामने दिया गया है। अब ये को कैसे क्या, आप कुछ ध्यान से देखिए क्या लिख रखा। पहले समझिए फास्फोरस इलेक्ट्रोलाइट की तरह कैसे काम करता है। फास्फोरस एक महत्वपूर्ण लिखा इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में प्रमुख फास्फेट के रूप में पाया जाता है। यानी देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो फास्फोरस होता है एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में मुख्यतः फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक, अब फंक्शन देखा जाता है हड्डियों तथा तीत के निर्माण में, ठीक, हड्डियों तथा तीत के निर्माण में फास्फोरस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऊर्जा उत्पादन एटीपी के रूप में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए तथा आरएनए सिंथेसिस में फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम को जो एक्टिवेट करना, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। तो इतना काम करते हैं फास्फोरस। दोबारा बता रहे हैं, हड्डी तथा तीत के निर्माण में काम करते हैं। एटीपी के निर्माण में यही करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, क्यों? क्योंकि फास्फोलिपिड का बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके निर्माण में यही काम करते हैं। डीएनए तथा आरएनए सिंथेसिस में यही काम करते हैं। ठीक, तो ये सब इनकी जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक, और एंजाइम को एक्टिवेट करना कि एंजाइम, हे एंजाइम उठो और हमला करो, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी फास्फोरस की होती है। अब क्लोराइड पे आ जाते हैं। क्लोराइड शरीर में आयन के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जो निगेटिव चार्ज के रूप में होते हैं, क्योंकि क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है। यह सोडियम तथा पोटेशियम के साथ मिलकर कार्य करता है, अकेले नहीं कार्य करता। जैसे सोडियम के साथ सोड मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, यस, यानी अब देखो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो यस Cl बना देगा, जो खाने के डाइजेशन में मदद करेगा। तो इसी तरह से काम करता है। ठीक, कार्य देखा जाए तो फ्लूइड को संतुलित करना, हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक, उसको संतुलित करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। डाइजेशन में हेल्प करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नर्व को ट्रांसमिट करना, मतलब जो नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कराना, इनकी जिम्मेदारी ही होती है। किसकी? क्लोराइड की। ठीक, जो सोडियम के साथ बाइंड करके अपना काम करते हैं, जो, ठीक है, यानी सोडियम पोटेशियम पंप की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के एक्चुअल में मल न्यूट्रिशन क्या होता है? अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए। क्या दिया बाबू, क्या दे रखा है? डिस्कस द डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन इन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से होने वाली मल न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, प्रोटीन, जैसे कोई बंदा है प्रोटीन खा रहा है बट उसमें कैलोरी है या नहीं है, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्या लिख रखा है? प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण, जिसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भाई दिखा दीजिए एक्चुअल में, ठीक है, चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास है, ठीक है, लेक्चर चल रहा है कि नहीं, इसके बारे में आपको बता दीजिए। आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं तो हम ऐसे बोलते जाएं, ठीक है, तो मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं कम से कम वो तो बताएं हाँ या ना, यस और नो में जवाब दीजिए तो आगे किया जाए। प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण, जिसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता है, यानी प्रोटीन के कारण से होने वाली कई बीमारियां हैं। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है। क्या है? यह एक गंभीर समस्या है।
यह तब तक होता है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में, यह तब होता है जब तुम्हारे पास शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा कैलोरी नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब जब आप प्रॉपर अमाउंट में भोजन नहीं करते तो दाल की कमी करेंगे, सब्जी की कमी करेंगे, तो ये सब कैलोरी नहीं मिल पाएगा, तो जिससे आपको बीमारी हो सकती है। तो इससे होने वाली 2 बीमारियां हैं। पहला तो तुम्हारे पास दे रखा क्वाशियोर दे रखा, दूसरा मेरास्मस डिजीज होती है। 2 डिजीज होती है जो सबसे फेमस है। यानी क्वाशिकर में तुम्हारे पास क्या होती है, जब लिखा यह तब होता है जब प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कैलोरी की सेवन पर्याप्त होती है। मतलब यह होता है कि जैसे खाना खा रहे हैं, कैलोरी मिल रही बट प्रोटीन है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्वाशिकर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पेट आपका सूज जाएगा, ठीक है, पेट फूल जाएगा, त्वचा का रंग बदल जाएगा, बाल झड़ना लगेगा और एकदम से सुट्टी टाइप में एकदम से पतर सुट्टी हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्वाशिकर का इंडिकेशन होता है। इसमें प्रोटीन तो खा रहे, मतलब खाना खा रहे, उसमें कैलोरी है बट प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन की कमी है, तो क्वाशिकर हो जाएगा। मेरास्मस में क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, इसमें प्रोटीन तथा कैलोरी की अधिक मात्रा, इसमें दोनों की कमी हो जाती है। जो खाना खा रहे हैं न तो प्रोटीन न तो कैलोरी, कुछ भी नहीं है, तो मेरास्मस हो जाएगा। इसका लक्षण क्या हो जाएगा, अधिक दुबलापन, व्यक्ति बहुत दुबला हो जाएगा, मांसपेशियां का क्षय होने जाएगा, जो मांस है तो उसे लटकना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी और विकास में रुकावट। ये सब तुम्हारे पास प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या लिख रखा, अधिक दुबलापन, ये सारी चीज़ें। कारण क्या हो सकता है, अब ये सब बीमारियां काहे होती हैं, गरीबी के कारण, भोजन की अनुपलब्धता, मतलब गरीबी होने के नाते प्रॉपर अमाउंट में आप भोजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरकार के द्वारा देखो योजना चलाई गई है, मिड डे मील योजना, कि बच्चों को प्रॉपर में स्कूल में भोजन मिले। 7 दिन 7 अलग अलग आइटम उनको मिलती है, ठीक। अज्ञानता, मतलब उनको पता ही नहीं है, जैसे बच्चे हैं छोटा सा तो उनको पता नहीं हम दाल नहीं खाएंगे, ठीक है, ना खड़ा करेंगे, तो मम्मी किसी न किसी तरह से मैनेज करके उन्हें खिलाती है, कुछ जानती है कि ये सब कारण हो सकता है। तो मल न्यूट्रिशन में प्रोटीन के हो सकता है। अब गुरुदेव न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखिए क्या दे रखा है, लिख रखा है, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा, जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज आपको देना चाहेंगे। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे चीज़ जैसे तुम्हारे पास चाहे वो एडेनिन हो सकता है, चाहे थाइमिन हो सकता है, चाहे ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है। जब नाइट्रोजन बेस पे पेंटोज यानी शुगर जुड़ते हैं, क्या होगा, पेंटोज शुगर जब जुड़ता है तो हमारे पास किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। किसके, न्यूक्लियोसाइड का। इसी न्यूक्लियोसाइड पे जब हम क्या कर देते हैं, ठीक, इसी न्यूक्लियोसाइड पर जब फास्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, याद रखना, फास्फेट ग्रुप ऐड करते तब हमारे पास किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो वही चीज़ बोला गया है। तो क्या बोले हैं, जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए तथा आरएनए बनेगा उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, न्यूक्लियोटाइड ही है। अब न्यूक्लियोटाइड में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला फास्फेट ग्रुप होता है, दूसरा पेंटोज ग्रुप डीएनए और आरएनए होता है। नाइट्रोजन ग्रुप के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन आते हैं। ये 2 कंपाउंड इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको प्यूरिन को पिरिमिडीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 नाइट्रोजन रिंग होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन रिंग होते हैं। इसमें से एक 6 कार्बन का तथा दूसरा कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन यानी ग्वानिन आता है। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। जी किसके अंतर्गत आता, प्यूरिन के अंतर्गत आएगा। तो कहेगा ऐसे, जैसे तुम्हारे पास ये दे देगा पिरिमिडीन, इसमें से कौन सा पिरिमिडीन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इससे ये जो तुम्हारे पास होते हैं प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं। इतने तुम्हारे पास जो बच्चे होंगे पिरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रीडीन यानी पिरिमिडीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के समान संरचना होती है। इसकी संरचना देखा जाए तो बेंजीन रिंग के समान संरचना होती है। जैसे साइटोसिन हो गया, थाइमीन हो गया, यूरेसिल हो गया, जिसकी इसके अंतर्गत आता है, पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा,
एब्जॉर्शन एंड सिक्रीशन ऑफ आयरन, यानी आयरन का और तुम्हारे पास आयरन और ठीक, यानी एब्जॉर्शन और आयरन सिक्रीशन, हमारे शरीर के अंदर आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होता है, सिक्रीट कैसे होता है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा हमें। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द एब्जॉर्शन एंड सिक्रीशन ऑफ आयरन। तो इसमें एब्जॉर्शन और सिक्रीशन ऑफ आयरन के बारे में। अब एब्जॉर्शन क्या होता है, सोखना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्शन कहलाता है। तो क्या लिखा, आयरन का मेनली एब्जॉर्शन छोटी आंत किस पार्ट में, ड्यूडेनम तथा जेजुनम वाले पार्ट में, इंटेस्टाइन में होता है। यानी अब कोई पूछेगा आयरन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है, ठीक है, यानी एब्जॉर्शन कहाँ पर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम तथा जेजुनम वाले पार्ट में। इतना नहीं याद रहेगा तो सिंपल सा बोल देना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता बस। आयरन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, यानी आयरन स्मॉल इंटेस्टाइन में फेरिक तथा फेरस के रूप में होकर अवशोषित होता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अभी ये मत सोचना कि हमें आयरन की कमी है तो लोहा कटिए उठा खा ले, सटरवा खा जाए, चबा ले थोड़ा सा, ऐसा नहीं। तो उसको किसी न किसी फॉर्म में, चाहे फेरस फॉर्म में चाहे फेरिक फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर जाएगा तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा। हिपैसिडीन नामक हार्मोन ये आयरन को एब्जॉर्ब को नियंत्रित करता है। ये तुम्हारे पास नामक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर है, यानी क्या कर देता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाना है कि बढ़ाना है, ये मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन के रूप में न्यूट्रिएंट कामा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी आयरन की होती है। इतना हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब सिक्रीशन हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है, तो आयरन के सिक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। जैसे हमारे, ठीक है, शरीर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है एब्जॉर्प्शन के लिए, बट एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। अब कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये देखा जाए तो आयरन शरीर के मुख्य रूप जैसे मल के रूप में थोड़ा थोड़ा निकलता है, ठीक है, कहीं, ठीक है, पसीने के रूप में निकलता है, त्वचा के माध्यम से स्राव होता है। तो इन सबसे रूप में आयरन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। महिलाओं में देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ब्लड का लॉस होता है तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, आयरन का, ठीक है, बाहर की तरफ रिमूव हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक, तो एक्सक्रीशन में इतना तुम्हारे पास दे दिया गया है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है आपके सामने, डिहाइड्रेशन के बारे में दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, लिस्ट 9वां नंबर क्वेश्चन हम पीडीएफ में डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सीधे चलते हैं आपके पास, राइट कॉजेज एंड सिम्टम ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन के बारे में। तो डिहाइड्रेशन होता क्या है, क्या कारण है कि डिहाइड्रेशन होता है, साइन और सिम्टम, लास्ट में उपचार आपको बताना पड़ेगा। तो लिखा है डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के शरीर में पानी कामा फ्लूइड कामा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। अब क्यों होती है, क्योंकि लंबे समय से कोई बंदा पानी नहीं पी रहा तो उसके कारण से हो सकता है। अब इस टाइम भाई देखिए जाए तो गर्मी है, तो गर्मी में बाल भर पानी आपको पीना है, ठीक, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, अब इसका कारण क्या हो सकता है, वोमिटिंग, मतलब वो बंदा लंबे समय से 2-4 बार उल्टी कर दिया तो उसके कारण से हो सकता है। डायरिया, कोई पर्सन दस्त हो रहा, 50 बार हगने जा रहा तो उसके कारण से हो सकता है पानी की कमी। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर का लॉस कईयों कारण से हो सकता है। तो ये सब तुम्हारे पास डिहाइड्रेशन का कारण बन जाएगा। अब देखिए हम इमरजेंसी में देखे थे भाई, और जो हम काम कर रहे थे, ठीक है, उसमें एक पेशेंट आया था जिसे डिहाइड्रेशन इतना हो गया था, स्किन मतलब वो मरने के कगार पे था। तुम सोचो, दोनों हाथ में दोनों पैर में सरसर यानी चढ़ाया जा रहा था, जैसे भैंसों नहीं चढ़ाया जाता वैसे चढ़ाया जा रहा था, तभी वो बच पाए भाई। हम 1-1.5 घंटा तक बहुत सारे लोग क्या किए, काम किए, तब जाके वो उसको कवर अप कर पाए। हम कहें भाई खतरनाक आदमी हो, इसीलिए बोले पानी पीना बड़ी कंपलसरी है, डिहाइड्रेशन बड़ी ख़राब चीज़ है भाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन एंड सिम्टम कैसे तुम जानोगे, इसमें पानी की कमी हो जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास सलाइवेशन में हो रहा, मुंह सूखने लगेगा। ठीक है, टंग का आकार छोटा हो जाएगा, पीचक के छोटा हो जाएगा, स्किन उसकी ड्राइनेस हो जाएगी, और तुम्हारे पास फटीग बहुत ज़्यादा वो थका रहेगा। ठीक है, ये सब कारण हो सकता है जिससे वो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। अब उपचार क्या करेंगे, उसे ऐसा सेवन देंगे जिसमें तरल पदार्थ ज़्यादा हो, फ्लूइड पदार्थों का सेवन करेंगे, प्रॉपर अमाउंट में जो भी चीज़ खिलाएंगे जूस वाली चीज़, क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में पानी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट उसे प्रॉपर देंगे, आईवी इंजेक्शन उसको प्रोवाइड कराएंगे जिससे अपना काम हो जाएगा, ओआरएस घोल उसे देंगे जिससे मेंटेन हो जाएगा, नमक, पानी एवं चीनी, नींबू का क्या कर देंगे, उसे घोल देंगे जिससे वो काम करेगा। घरेलू उपचार उसे करेंगे, घरेलू उपचार में तुम्हारे पास ये घर पे किया जाता है, नमक, पानी तथा चीनी, नींबू के घोल आपकी मम्मी वगैरह पिलाती हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। घरेलू उपचार करके हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को सही कर सकते हैं। तो ये सब कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन का।
अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दे रखा पार्ट बी का, क्या दे रखा ध्यान से सुनिए। शॉर्ट नोट ऑन विटामिन सी, विटामिन सी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। अब क्या लिख रखा है, विटामिन सी। देखिए अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन, सर थोड़ा जल्दी जल्दी करिए प्लीज़। अब कितना जल्दी करें भाई, इतना फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी क्योंकि हमें भी क्लासेस लेना है, आधा घंटा हो गया भाई, 9:40 पे हमें फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी क्लासेस लेनी है। तो देखिए विटामिन सी, विटामिन, ठीक है, ये विटामिन क्या लिख दिए, मिक लिख दिए हैं। विटामिन का रासायनिक, विटामिन सी का, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी को एंटी एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एंटी एस्कॉर्बिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका भी एक डिजीज होती है जिससे हमारे पास मुंह से, यानी तुम्हारे पास जो मसूड़े होते हैं उससे खून आने लगता है, ठीक है, खून आने लगता है। तो उसको सही करने के लिए एंटी एस्कॉर्बिक के रूप में दूध दिया जाता है, उसके लिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे। कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं, खट्टे फल जितने भी हो सब में तुम्हारे पास क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं। अंगूर में विटामिन सी पाए जाते हैं। पेप्टाइड में, सॉरी पेप्टाइड नहीं, एप्पल में तुम्हारे पास है विटामिन सी पाए जाते हैं। लेमन में पाए जाते हैं, आंवला में वगैरह में बहुत सारे में विटामिन सी का भरपूर मात्रा होती है। और गर्मियों में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए। फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है, विटामिन सी का एक्चुअल में काम क्या होता है, ये आयरन के संश्लेषण को यानी अवशोषण के में मदद करते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में आयरन को अवशोषण करना विटामिन सी ही करवाता है। मसूड़ों तथा कैपिलरी के दीवार को स्वस्थ रखता है, इसलिए हमारे मसूड़ों से खून नहीं आता है, ठीक। कहीं पर वोड हो गया, घाव हो गया, कहीं कट हो गया, तो उसको हील करने के लिए हम विटामिन सी देंगे जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और जल्दी से घाव रिकवर हो जाएगा। आरबीसी के मैच्योर होने में, आरबीसी जो तुम्हारे पास हो रहे हैं वो मैच्योर होने में हमारे पास क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका भी मतलब आपके मुंह से, ठीक है, ये तुम्हारे पास दांतों से खून निकलने लगेगा, ब्लीडिंग गम, मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, एनीमिया हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास ये जो विटामिन सी है मैच्योर आरबीसी को मैच्योर नहीं करेगी तो खून की कमी हो जाएगी जिससे एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ये सब बीमारियां हो जाएंगी विटामिन सी के कारण से, ठीक। अब हम क्या पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पार्ट आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्ट सी को हम देखते हैं। नंबर 1 यदि आपको आता है तो यहीं पर आप पॉज करके अब तुरंत भन्न से लिख कर दिखाइएगा, नहीं आता कोई टेंशन नहीं, बट आप कॉन्सनट्रेट होके सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, 20 नंबर का टोटल पार्ट सी रहता है। एमसीक्यू क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, 1 वर्ड तथा 1 सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है। अब अपना थोड़ा सा मोबाइल रोटेट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स लिखने में आप तैयार हो जाइए। यदि जो भी आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है। यदि बता दे तो सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका एग्जांपल यानी आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो, यानी न्यूक्लियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, न्यूक्लियस हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा आंसर क्या दे रखा है यहाँ पर समझिए, द टर्म पॉलीसेथेमिया क्या होता है, यानी पॉलीसीथेमिया, पॉलीसीथेमिया क्या होती है, जब हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड यानी आरबीसी के अंदर, जो तुम्हारे पास ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर, यहाँ पर लिख देते हैं ब्लड के, ठीक है, ब्लड के अंदर, यानी एक्चुअल में लिखना चाहिए था ब्लड में आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की संख्या, ठीक है, बढ़ जाने से, ठीक है, बढ़ने से, ठीक है, बढ़ने से पॉलीसीथेमिया कहा जाता है। तीसरा नंबर आंसर क्या दिया गया है, इसको देखिए क्या दे रखा। तीसरा नंबर क्या होगा, मेंशन फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो सबसे छोटी था फंक्शनल यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन बोला जाता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, बाइल सीक्रेट बाई विच, ठीक है, बाई विच आर्गन, मतलब बाइल हमारे शरीर के अंदर किससे सीक्रेट होता, बाइल हमारे शरीर के अंदर किससे सीक्रेट होता, लीवर से। यदि सीक्रीशन की बात कहेगा तो लीवर से, स्टोरेज की बात कहेगा तो गाल ब्लैडर के। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, लीवर लिखना पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। एलो, ठीक है, लिखा एलो,
बायोटेक्नोलॉजी डील विथ, मतलब एलो बायोटेक्नोलॉजी किससे, इंसेक्ट को डील करते हैं, क्या होगा इसके अंतर्गत, इंसेक्ट की स्टडी की जाती है। ठीक है जी, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, जनरल फार्मूला पॉलीसेकेराइड ईट, यानी जनरल फार्मूला पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, C6 हो जाएगा और H10 हो जाएगा, और वो आपके सामने 5 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, एन। अब एन घटाओ बढ़ाओगे तो अपने आप ही हो, जैसे 2 करोगे तो 6 दूना 12 20 हो जाएगा, और ये इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता चला जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, मेंशन द नेम कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, मतलब ऐसा कोई 2 बीमारी का नाम बताना है जो किसके कारण से होता है, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से होता है। तो इसमें तुम्हारे पास 2 नहीं 1 का बताना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। यदि आपको कोई पता है तो तुरंत बताइए। ऐसी बीमारी, दोबारा हम बोल रहे हैं, ऐसी बीमारी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है, उसे क्या बोलते हैं, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में 1 2 लिख के दिखाइए। ठीक, हमने एक ही पूछा तो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 8वां नंबर, ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एक्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पोटेशियम आते हैं, सोडियम आते हैं, क्लोराइड आते हैं। अब कौन नहीं आता, एक्सेप्ट पूछा, कौन नहीं आता, कार्बन नहीं आता, तो कार्बन दिया, तो कार्बन आयन दिया हुआ, तो 8वें का बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9वां नंबर, गिव द, ठीक है, यानी गिव बायोकेमिकल रोल ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के एक्चुअल में रोल क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम का रोल क्या होता है, फ्लूइड को मेंटेन करना, तो यहाँ पर क्या करना, रेगुलेट द, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, रेगुलेट द फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ्लूइड बैलेंस, इसको रेगुलेट करने का काम यही करता है, बैलेंस करने का काम यही करता है। नर्व ट्रांसमिशन, जो तुम्हारे पास नर्व होता है उसका ट्रांसमिशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सोडियम की होती है, ट्रांसमिशन ने, ठीक है, ट्रांसमिशन की काम होता है। ठीक है, ये तो 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्या दिया हुआ है, दे रखा डिफिशियंसी, यानी सिम्टम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब इसको तो भाई डी है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कितने लोग, हम आपको वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिसको बताते हैं। दोबारा बता रहे हैं सर, पास होने का ट्रिक, पहले इसको आप बताइए। क्या पूछा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बोलिए भाई, सन से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ए यार, ठीक है, कहा है जी, रिकेट्स होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास रिकेट्स हो गए, एकदम से वही है सब लोग। ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस, ग्लाइकोजेनेसिस किस में पाया जाता है। अब इसको तो भैया आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, इसको हम बताने वाले नहीं हैं। अभी हम बोले थे जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रहे थे कि माइटोकांड्रिया में, अब तुम्हारे पास लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस, साइटोसोल में पाया जाता है, या माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, या राइबोसोम में पाया जाता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक, यानी तुम्हारे पास अभी 11 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ पर होता है, साइटोसोल में होता है, या माइटोकांड्रिया में होता है, या राइबोसोम में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, रिकेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, तो ये तो इसका था। 11 नंबर क्वेश्चन हमें बताना था, ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस कहाँ पर होता है, साइटोसोल में होता, माइटोकांड्रिया में होता, राइबोसोम में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता। कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड, ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आयोडीन वैल्यू किस में देखा, फैट और ऑयल के रिलेशन में देखा जाता है। तो देखा कहीं फैट एंड ऑयल, एल्कोहल, ईस्टर एंड हाइड्रोकार्बन, तो तुम्हारे पास फैट एंड ऑयल आप भर देंगे। ठीक है, फैट एंड ऑयल भर देंगे। ठीक है, ऑयल्स हो जाएगी, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इधर पे दिया है 13 नंबर, क्या लिखा रखा है, व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस द कीटोन बेड इज मोर देन यूटिलाइजेशन, यदि जब बहुत अधिक यूटिलाइज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोनीमिया। कहीं दिया कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, एनीमिया और कीटोनीमिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोनीमिया हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर क्या पूछा है, कोई 2 फंक्शन बताना है आरएनए का। ठीक है, तो आरएनए का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन के सिंथेसिस करने का काम, किसकी मदद से, एमआरएनए की मदद से, प्रोटीन, ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम किया जाता है पहला। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जैसे तुम्हारे पास कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, इन सब के बारे में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक,
15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? डिफाइन एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं? जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। डिक्रीज द, ठीक है, डिक्रीज द, ठीक है, डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब क्या कर देते हैं, ऐसे चीज़ जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं उसे को एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। 16 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा? पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी क्या होती है आपको बताइए। यदि पैथोलॉजी की डिफिनेशन थोड़ा सा जानते होंगे तो हम डिजीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ, ठीक है, डिजीज यानी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके सामने? पैथोलॉजी कहलाता। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? मेंशन 2 फैट सालबुल विटामिन की, 2 विटामिन फैट सालबुल विटामिन के बारे में बताना। अभी जब फैटी है तो हम बोले थे कौन कौन से होता है? ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। ये फैट सालबुल विटामिन होते हैं, ठीक है, फैट सालबुल विटामिन हो जाएंगे, ठीक है, फैट सालबुल विटामिन हो जाएंगे। क्या लिख रखा है जी? रतौंधी, किससे? और रतौंधी कहाँ पर है जी? ठीक है, ये हो जाएगा रिकेट्स। इतना स्लो डाउन, इतना देर के बाद क्यों आ रहा है भाई? 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या क्वेश्चन? मेंशन द थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरिकोकाइनेज। मतलब इसका एक्चुअल में तुम्हें काम बताना पड़ेगा। जैसे शरीर के अंदर कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, उसको डिजॉल्व करने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे तुम्हारे पास डिजॉल्व, ठीक है, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने में इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। क्या लिख रखा है जी? अटैच बिटवीन द बेस एंड शुगर इज न्यूक्लियोटाइड थ्रू इट्स विच बॉन्ड, ठीक है, राइबोसोम। ये कहाँ का क्वेश्चन है भाई? ठीक है, दोबारा सुनिए यहाँ पर। अटैच बिटवीन बेस यानी बेस और शुगर इज न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो तुम्हारे पास बेस होता है, ठीक है, बेस होता है और न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? अभी न्यूक्लियोटाइड जब पढ़ा रहे तो आप बोले थे, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है, कौन से ये काम आ रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर क्या दे रखा है? डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज द, ठीक है, कॉज द डिजीज नोन एज बेरी, ठीक है, तो यानी बेरी किसके कारण से होता है? विटामिन बी के डिफिशियंसी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो ये आपके सामने ये रहा पेपर सोल्यूशन 2024 का हिंदी मीडियम का, ठीक। अब हम मॉर्निंग में मिलेंगे आपके कम्युनिटी फार्मेसी के साथ या बाहियानी हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट और बचा हुआ, इसको हम तेज़ी से कवर करते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी करेंगे, ठीक। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज का आइडेंटिफिकेशन क्या कहलाता? पैथोलॉजी कहलाता। अब कोई भी आपको डाउट हो तो 1 मिनट आपका डाउट क्लियर करने में, यदि कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितने लोग लाइव हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोई भी डाउट हो तो बताइए, ठीक, जल्दी जल्दी बोलिए। कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बोलिए। गुड नाइट सर, अरे कोई डाउट बोले भाई, गुड नाइट नहीं कहने के लिए बोले, गुड नाइट नहीं बोलिए, कि कोई डाउट है तो सन्ना से बताइए, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि किसी के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं पूछ रहे हैं, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।